हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। आज का टॉपिक है प्रैक्टिसेस ऑफ सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया। अब वो इंपॉर्टेंस हम कैसे हासिल करते हैं, इसकी कुछ प्रैक्टिसेस है। ये प्रैक्टिसेस क्या हैं, कौन सी हैं, कैसी हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस एम टू प्रोड्यूस फूड एफिशिएंटली वाइल प्रोटेक्टिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, ये किसको एम करता है? फूड प्रोडक्शन को एफिशिएंटली एंड वाइल प्रोटेक्टिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, इट फोकस किस पे फोकस करता है? मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, कंजर्व वाटर, रिड्यूस केमिकल्स एंड इंप्रूव बायोडाइवर्सिटी। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, इन सब चीजों पे सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन फोकस करता है। और क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड क्रॉप, सॉइल, वाटर, पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये कौन सी प्रैक्टिसेस है? ये प्रैक्टिसेस है किससे रिलेटेड? क्रॉप मैनेजमेंट से, सॉइल मैनेजमेंट से, वाटर मैनेजमेंट से, पेस्ट मैनेजमेंट से एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से। इन सारी प्रैक्टिसेस के कारण ही हमको सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन के सारे एम्स हमको हासिल हो पाते हैं। ठीक है, हम उसी के थ्रू सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन कर पाते हैं, इसी के थ्रू हम वाटर कंजर्व कर पाते हैं, इसी के थ्रू केमिकल रिड्यूस कर पाते हैं, इसी के थ्रू हम क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो प्रैक्टिसेस है, इन प्रैक्टिसेस के बारे में आज हम इन वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है देखिए। पहला है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, सेकंड है, ये फॉन्ट थोड़ा छोटा है, मैं बोल रही हूँ, आप साथ साथ में लिख लीजिए। क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र। सेकंड है इंटर क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिसको हम बोलते हैं अंतर्वर्ती एवं मिश्रित खेती। ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंपोस्ट थर्ड पॉइंट है। जैविक खाद या और कंपोस्ट फोर्थ पॉइंट है। बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड, जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशक। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, समेकित पोषण प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समेकित कीट प्रबंधन। ठीक है, सेवेंथ है कंजर्वेशन टिलेज, संरक्षण जुताई। एट्थ है इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, कुशल जल प्रबंधन, एग्रोफॉरेस्ट्री एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप कृषि वानिकी एवं फसल विविधीकरण। और लास्ट है इंप्रूव्ड वैरायटीज, उन्नत किस्में। ठीक है, तो ये जो 10 टॉपिक है, ये हम यहाँ पर आगे एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, आप साथ साथ में इसको नोट डाउन करते जाइए। फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है ये हमने पढ़ा है। ठीक है, क्रॉप ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सीक्वेंस ऑन सेम लैंड इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। क्या होता है इसका फायदा? ब्रेक पेस्ट और डिजीज साइकिल एंड इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल है राइस, व्हीट, पल्सेस। ओके, ये पढ़ चुके हैं, ज्यादा डिटेल में समझाने की नीड नहीं है। ठीक है, आप क्रॉप रोटेशन के बारे में लिखिए, उसका फायदा क्या है लिखिए, और उसका एग्जाम्पल लिखिए। ये क्या है? वन ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। डन। चलिए, नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स in a same field in rows, like example maize plus beans. And mixed cropping is crop grown together without any specific row arrangement, for example bajra and tur. ठीक है, इसके बेनिफिट क्या है? बेटर रिसोर्स यूज एंड रिस्क रिडक्शन। ओके, चलिए, थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंपोस्ट। ठीक है, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन एम करता है, फोकस करता है हमको यूज करने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर या कंपोस्ट। और इसके कारण क्या होगा कि हमारे केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज कम होगा, जिससे सॉइल हेल्थ बना रहेगा और प्लांट का हेल्थ भी केमिकल से बच जाएगा, उसके रेसिडुअल इफेक्ट से बच जाएगा। ठीक है, तो ये किस पे फोकस करता है? यूज ऑफ FYM, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, इससे फायदा क्या है? इंप्रूव सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, improve soil structure and nutrient content. Also, it enhances the water retention. Okay, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। इसमें आप लिखेंगे क्या मतलब हुआ कि सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन aims in the use of FYM, compost and vermicompost to reduce the use of chemical fertilizers. Okay, and benefits of this organic manure is it improves soil organic matter, soil structure, nutrient content and soil water retention. Okay, तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है बायो फर्टिलाइजर एंड बायोपेस्टिसाइड। इसके बारे में भी हम पढ़े हैं। बायो फर्टिलाइजर जैसे कि राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं और ये पैकेट्स में मिलते हैं। इनको हम क्रॉप के सीड्स में ट्रीट करते हैं और क्रॉप्स में करते हैं। ठीक है, बायोपेस्टिसाइड जैसे कि नीम बेस्ड प्रोडक्ट्स होता है, ट्राइकोडर्मा होता है, ये सारी चीजों से क्या होता है? कम होते हैं, पेस्ट अटैक कम होते हैं, और इसके कारण क्या होता है? पेस्टिसाइड का यूज भी रिड्यूस होता है। ठीक है,
फर्टिलाइजर का यूज भी रिड्यूस होता है। तो ये सारे क्या हैं? केमिकल्स हैं। जब केमिकल्स यूज कम होगा तो इन्वायरमेंट को इसका रेसिडुअल इफेक्ट नहीं सहना पड़ेगा और इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा, ठीक है। और रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन सिंथेटिक केमिकल्स, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? बायो फर्टिलाइजर्स एंड यूज ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? बैलेंस यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, केमिकल फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर्स। देखिए, सिर्फ हम ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करेंगे तो क्या होता है? उसमें नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट तो रहता है पर कम होता है, तो फाइनली हमको केमिकल भी देना पड़ता है। तो बेटर है हम इन तीनों का एक इंटीग्रेशन बनाएं। किसका किसका? ऑर्गेनिक मैन्योर का, केमिकल फर्टिलाइजर का एंड बायो फर्टिलाइजर का, ठीक है। जब ये तीनों एक साथ हम करेंगे तो इस पॉइंट को हम कहेंगे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसमें क्या होगा? उसमें यील्ड भी बेटर आएगी। क्यों? क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर से जो न्यूट्रिएंट कम है ऑर्गेनिक मैन्योर में, उसको भी हमने सप्लाई कर दिया, सप्लीमेंट कर दिया। अब ऑर्गेनिक मैन्योर के कारण क्या हुआ? सॉइल हेल्थ मेंटेन रही, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी मेंटेन रही, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर के कारण भी ये सॉइल हेल्थ मेंटेन रही और इसका केमिकल इफेक्ट से भी हम बच गए। तो ये तीनों चीजें जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन तो अच्छा होगा ही, साथ में सॉइल फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन रहेगी, एनवायरमेंटल हेल्थ लॉस नहीं होगा, बेटर रहेगा, ठीक है। इट रिड्यूसेस द एनवायरमेंटल डैमेज। डन, ठीक है। तो आप समझ गए ये चीज, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब हम चलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सिमिलर काइंड है, इट कंबाइंस द बायोलॉजिकल, कल्चरल एंड केमिकल मेथड्स, ठीक है। जैसे कि यूज रेजिस्टेंट वैरायटी, ठीक है, एंड नेचुरल प्रीडेटर्स, या आप आगे जाके एंटोमोलॉजी में भी पढ़ेंगे कि बहुत सारी ऐसे रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं जो किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट होती है। तो हमने वो वैरायटीज अगर लगा दी तो पेस्ट का अटैक ही नहीं होगा। तो क्या होगा? हमको पेस्टिसाइड डालने की नीड ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली नेचुरल प्रीडेटर्स होते हैं, जो इंसेक्ट आपके क्रॉप को अटैक कर रहा है उस इंसेक्ट को खाने वाले प्रीडेटर हैं। तो अगर हमने उन नेचुरल प्रीडेटर्स को यूज किया तो वो आपके पेस्ट को खा लेगा, खत्म कर देगा और उसका अटैक कम हो जाएगा, ठीक है। इट रिड्यूसेस द केमिकल पेस्टिसाइड यूज, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में बायोलॉजिकल, कल्चरल और केमिकल मेथड्स का, तीनों का इंटीग्रेशन यूज किया जाता है ताकि क्रॉप प्रोडक्शन भी इफेक्ट ना हो और साथ में सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ भी इफेक्ट ना हो। ओके, 7th पॉइंट है कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज हमने पढ़ा है, क्या क्या होता है कंजर्वेशन टिलेज? मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज एंड रिड्यूस्ड टिलेज। इसमें क्या होता है? बहुत कम टिलेज किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? सॉइल इरोजन नहीं होता, सॉइल मॉइस्चर कंजर्व होता है, सॉइल बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। उसमें जो भी फ्लोरा एंड फौना है सॉइल में वो जीते रहते हैं और उनकी जनरेशन भी ग्रो होती रहती है, ठीक है। तो ये तीनों में क्या है? इन तीनों का फायदा क्या है कि इसमें सॉइल इरोजन कम होता है, सॉइल कंजर्वेशन हो जाता है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन हो जाता है। तो ये सब चीजें से क्या होता है? सॉइल हेल्थ को लॉस नहीं होता है और इस तरह से ये एक बेटर प्रैक्टिस है किसकी? सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन की। एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड इरिगेशन शेड्यूलिंग, रिड्यूसेस वाटर वेस्टेज एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ठीक है। क्या क्या हम कर सकते हैं? एक तो ड्रिप यूज करते हैं, स्प्रिंकलर यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हमने क्या किया? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सोचा, प्रॉपर इरिगेशन शेड्यूलिंग की, ठीक है, वेस्टेज को कम करने की कोशिश की और एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश की। ये सारे 7 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं? प्रैक्टिसेस फॉर एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। इन सब से हमने क्या किया? वाटर को कंजर्व करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे प्रैक्टिसेस हैं, इन प्रैक्टिसेस के कारण हम सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन में हमको हेल्प मिलता है। नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? कंबाइनिंग ट्रीज विथ क्रॉप्स, ठीक है। एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री, ठीक है, टू इम्प्रूव सॉइल एंड माइक्रो क्लाइमेट, ठीक है। इसका एम क्या है? सॉइल को इम्प्रूव करना और उस पर्टिकुलर क्लाइमेट, उस क्रॉप के क्लाइमेट, आसपास के क्लाइमेट को इम्प्रूव करना, ठीक है। फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस द रिस्क एंड इंक्रीजेस द इनकम। इसके साथ हम क्या पढ़ रहे हैं? फसल विविधीकरण, मतलब किसी एक क्रॉप को, कोई भी क्रॉप को चेंज करना दूसरे क्रॉप से। तो जब हम क्रॉप चेंज करते हैं तो क्या होता है कि रिस्क जो है वो कम हो जाता है और इनकम हमारा बढ़ता है, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा इनकम बन के आता है, ठीक है। इट एनकरेजेस दी बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो। तो हमने क्या पढ़ा? एग्रो फॉरेस्ट्री और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो रहते हैं वो अपने इन प्रैक्टिसेस के कारण सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब है इंप्रूव्ड वेराइटीज, ठीक है। यूज ऑफ क्लाइमेट रिसाइलेंट, ड्रॉट टॉलरेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज, ठीक है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा माध्यम है कि हम
वैरायटी ही रेजिस्टेंट ले लें, ड्रॉट टॉलरेंट ही वैरायटी ले लें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है, और साथ में यील्ड भी इंक्रीज होगी विथ फ्यूअर इनपुट्स, मतलब हमको इनपुट कम लगेगा और यील्ड हमको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंप्रूव वैरायटीज। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 10 जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं इसको हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हर पॉइंट को लिखिए, उस पॉइंट के बारे में लिखिए कि उसमें हम क्या प्रैक्टिस ऐसा करते हैं कि वो सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन के पॉइंट्स। अब समरी देखते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इंक्लूड क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, ऑर्गेनिक इनपुट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, integrated nutrient and pest management, encourages long-term fertility and low input cost, conservation tillage and efficient irrigation conserve natural resources, agroforestry, crop diversification and improved varieties increases the resilience. Overall aim is the profitability, food security and environment health. Okay? तो यहाँ पर हमारा सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन के प्रैक्टिसेस खत्म होते हैं, ठीक है। अब हम नए टॉपिक में नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। नोट डाउन करते रहिए सारे पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, सारे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करते रहना है। ओके।